नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीबी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान की स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसमें जितने भी कालक्रम हैं मतलब कि 1950 से लेकर के 2004 तक के जो कालक्रम हैं, इन सभी कालक्रम को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। इसमें 4 वीडियो बनेगी। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो मैंने कुछ घटनाओं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके स्क्रीन सामने है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये जो कालक्रम वीडियो है इसमें हम जितने भी ईयर्स हैं, जो घटनाएं हुई हैं 1950 से लेकर के 2004 के बीच में, उन घटनाओं पर हम गौर करेंगे। जो फर्स्ट जो डेट है वो है 1950। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया कि भारत संविधान को लागू किया गया था। मतलब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसी 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। जो दूसरा डेट है वह है 1951। इसमें प्रथम आम चुनाव कराया गया था। जैसा आप जानते हैं कि 1951 के लास्ट में नवंबर मंथ में प्रथम आम चुनाव शुरू किया गया था और इसका रिजल्ट जो है 1952 में आया था। इसी 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और इसी 1951 वर्ष में भूमि सुधार को आरंभ किया गया था। क्योंकि भारत के आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सुधार जो हुआ था वो हुआ था लैंड रिफॉर्म का, भूमि सुधार का। जो थर्ड डेट है वह 1952 की। तो 1952 में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव का परिणाम आया था। ये सब देखा कि 1951 में प्रथम आम चुनाव शुरू हुआ था नवंबर महीने में, और फरवरी मार्च तक 1952 में प्रथम आम चुनाव का परिणाम आ चुका था। पोट्टी श्री रामुलु ये व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर में, बुक के अंदर में, कि पोट्टी श्री रामुलु जो है एक गांधीवादी व्यक्ति थे जो कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर के 56 दिन की भूख हड़ताल में बैठे थे। 1956 में ही पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है और सरकार को ये मानना पड़ता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो राज्य गठित हुआ था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा है आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। जो थर्ड डेट है, फोर्थ डेट है सॉरी, वो है क्या, 1953। यह है राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी हमने सुना क्या कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की बात शुरू करी गई थी। तो 1952 में जो आंध्र प्रदेश को गठित किया गया भाषा के आधार पर, तो उसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका काम यह था कि भाषा के आधार पर पहले क्षेत्रों का सीमांकन करना और फिर राज्यों का बंटवारा करना। 1953 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, 1951 में इसका गठन किया गया था भारतीय जनसंघ का। यानी मैंने मेंशन कर दिया है 1951 में ही भारतीय जनसंघ पार्टी का स्थापना किया गया था और उसी पार्टी के संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। 1954 में हुआ था आपका पंचशील समझौता, इंडिया और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। मतलब 5 ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों देशों ने मिलकर के सहयोग किया था। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और 1949 में चीन आज़ाद हुआ था। तो शुरू में इंडिया और चीन के संबंध काफ़ी बेहतर थे और इसीलिए इन दो देशों ने अपने देशों साथ में 1954 में पंचशील समझौता किया था। इस पंचशील समझौता में चीन की तरफ से थे चाओ एन लाई और भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो अगला डेट है वह 1955 का है, एशिया अफ्रो सम्मेलन, या इसे वांगडू सम्मेलन कहा जाता है। एशिया अफ्रो सम्मेलन क्या हुआ था कि जितने भी एशिया अफ्रीका देश हैं उन्होंने शीत युद्ध काल में अपने आप को दोनों खेमों से बचाने के लिए एक सम्मेलन किया था और सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि क्या विचार किया जाए कि हम दोनों देशों से, यूएसए और यूएसआर से बचे रह सकें शीत युद्ध में। तो यही वो सम्मेलन है एशिया अफ्रीका सम्मेलन जहाँ पर गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत की नींव रखी गई थी। मतलब कि जड़ जो है उसका गुटनिरपेक्ष का यही इसी सम्मेलन में तय किया गया था। इसमें एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त देशों ने भाग लिया था और 1955 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी देखा आपने कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, ठीक है, और 2 साल मतलब कि 1955 तक आते आते राज्य पुनर्गठन आयोग ने
अपना रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में बताया यह गया था कि भारत के क्षेत्र तक कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहा करते हैं। 1956 जो है वो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। देखिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या कि 1953 और 1956, 1953 में था राज्य पुनर्गठन आयोग और 1955 में राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट पेश किया था और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। नियम संसद में बिल पास किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत के अनेक राज्यों का गठन किया गया है। 1956 में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई थी और 1956 में ही स्वेज नहर के कारण ब्रिटेन और मिस्र में एक विवाद शुरू हुआ था। ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये जो अध्याय 4 है आपका भारत के विदेश संबंध, उसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई मगर उसने अपने हित दे करके देश विरोध किया। तो 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र से एक विवाद में उलझा हुआ था, तो उस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया जताई थी। स्वेज नहर का विवाद था। 1957 में देखेंगे दूसरा आम चुनाव हुआ था। पहला आम चुनाव हुआ था 1951 और दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 में। जो अगला पॉइंट है वह है 1958 का। 1958 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु हुई थी। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अभी 11 नवंबर को मतलब कल ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस मनाया गया था। ठीक है, 11 नवंबर 1888 में इनका बर्थ हुआ था और 1858 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु हो गई थी। अगला जो है 1959, यह है दलाई लामा को भारत ने शरण दी और कहाँ दी थी? धर्मशाला में। अभी दलाई लामा थे कौन? तो ये तिब्बत के धर्मगुरु कह सकते हैं, क्योंकि जब चीन ने 1950 में तिब्बत पर अपना आक्रमण किया था तो वहाँ पर एक विवाद शुरू हुआ था और उसी विवाद के नेता थे, मतलब तिब्बतियों के सहयोगी कर रहे थे, वो थे दलाई लामा। और चीन ने इनके विरोध में आवाज उठाई थी, तो दलाई लामा ने सुरक्षा के लिए भारत से शरण मांगी थी। नेहरू ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि हमारा देश क्या है? अतिथि देवो भव, इस नियम का उपयोग करता है। तो इसलिए दलाई लामा ने 1959 में जब भारत से शरण मांगी, भारत ने शरण दे दी। कहाँ पर? हिमाचल के धर्मशाला में। और यही कहीं ना कहीं एक विवाद बनता है भारत और चीन के संबंधों में खटास लाने का, क्योंकि चीन कहता है कि भारत ने पंच से समझौता किया था 1954 में और उस समझौते में ये बात कही गई थी कि दोनों देश किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर दलाई लामा के केस में इंडिया ने हस्तक्षेप किया। शायद इसी वजह से चीन और भारत के संबंध थोड़े खटास हो गए थे। 1960 का जो वर्ष है ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस 1960 के वर्ष में सिंधु जल समझौता किया गया था। भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे आयूब खान। तो इन दोनों देशों ने सिंधु जल समझौता किया था। सिंधु नदी के पानी को बांटने के आधार पर ही समझौता किया गया था। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने अपनी मध्यस्थता निभाई थी और ये कहा गया था कि जो सतलुज है, ब्यास है और रावी है, ये 3 नदियों को पानी भारत यूज़ करेगा। वही सिंधु और चिनाब, झेलम, ये नदियां हैं, इनका पानी जो यूज़ कौन करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसी सिंधु जल समझौते में नदी जल बंटवारा इसे कहा जाता है भारत पाकिस्तान का। और 1960 में ही गुजरात और महाराष्ट्र राज्य भाषा के आधार पर गठित हुए थे। अभी मैंने पढ़ा था क्या कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था और इसी अधिनियम के तहत 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। 1961 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किया गया था। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश 5 थे: घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और भारत। ठीक है, और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था वो इसी काल में शुरू हुआ था 1961 में ही। तीसरा पंचवर्षीय योजना ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, थर्ड 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान था क्या? तो ये यूएसएसआर से लिया गया था। मतलब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया था और इसमें कहा गया था कि अगले आने वाले 5 वर्षों के लिए सरकार किसी विशेष क्षेत्र में काम करेगी। अगला जो पॉइंट है वह है 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना में। चीन ने अक्साई चीन जो क्षेत्र है वो, और जो आपका
अरुणाचल प्रदेश है नेपा, उस क्षेत्र पर सीमा विवाद किया था और भारत ने औपनिवेशिक काल में जो सीमा बनाई गई थी उस सीमा को मानने से इनकार कर दिया। सॉरी, चाइना ने जो मैकमोहन रेखा है, इंडिया और चाइना के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैकमोहन कहा जाता है, उसी मैकमोहन को चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया था और उसी चलते विवाद हुआ। विवाद के परिणाम स्वरूप 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था और 1962 का दौर था जो कि भारत में तीसरा आम चुनाव हुआ। 1963 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि नागालैंड जो 7 सिस्टर स्टेट्स जो है, जिसे हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। पहले नागालैंड एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो 1963 में ये नागालैंड था उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 1964 में ये भारत के लिए काफ़ी दुखद था क्योंकि 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लंबे अवधि से देश के पीएम थे और देश के विदेश मंत्री भी थे। देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री भी थे, मतलब सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी थे और साथ में देश के विदेश मंत्री भी थे। तो 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है और चीन का परमाणु परीक्षण भी होता है। कब? 1964 में। 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध और इस युद्ध में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ और जीता कौन? भारत। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिन्होंने नेहरू के बाद भारत की जो प्रधानमंत्री पद है उसको संभाला और इन्हीं ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में यूएसएसआर के सहयोग से 1966 में जो ताशकंद है, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद है, उन्हीं पर ताशकंद समझौता किया गया था। तो भारत की तरफ से गए थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और इसी ताशकंद समझौते के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी 1966 में। तो ये देखिए कि 1960 के दशक को काफ़ी खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि 2 वॉर हो चुके थे। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध, 2 प्रधानमंत्री, एक आपके नेहरू जी 1964 में मृत्यु प्राप्त की उन्होंने और 1966 में मृत्यु होगी किनकी? लाल बहादुर शास्त्री की। 1967 देखते हैं, यह चौथा आम चुनाव और इसमें भी इस वर्ष राम मनोहर लोहिया जी की मृत्यु हो जाती है 1967 में। और 1967 के चुनाव को कहा जाता है राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार था कि भारत की आज़ादी के बाद जो कांग्रेस 1951 सत्ता में थी उसको कम सीट मिली थी, सबसे कम सीट मिली थी 1967 में, जो अपने आप में एक राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देता है। 1968 ये देखते हैं, एनपीटी परमाणु अपर्याप्त संधि। आपने देखा था लास्ट वीडियो मैंने कोल्ड वॉर को सुनाया था, कोल्ड वॉर क्या है, और मैंने बताया था क्या कि दोनों महाकंट्री अमेरिका और यूएसआर ने बड़ी मात्रा में हथियार का संग्रहण किया था और उन्हीं हथियारों पर नियंत्रण रखने के लिए एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि को लाया गया था। जो भी देश इस एनपीटी पर साइन कर देता उसको विश्व में परमाणु बनाने का जो अधिकार है वो छीन लिया था। और अगला टॉपिक है वह है 1969। यह है 1969, ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। देखिए, 1967 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी तो एक वर्ग था सिंडिकेट, इसमें 5 नेता शामिल थे और सिंडिकेट का इनडायरेक्टली कंट्रोल था मतलब कि कांग्रेस पर, और ये इंदिरा गांधी पसंद था नहीं, तो विवाद फैला और विवाद के बाद जो है इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस था, कांग्रेस 2 भाग बट गया, एक हो कांग्रेस ओ, एक हो कांग्रेस आर। जो कांग्रेस आर था वो था इंदिरा गांधी का। और इसी वर्ष राष्ट्रपति को चुनाव हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, तो उनकी मृत्यु होने के बाद जो है राष्ट्रपति चुनाव कराया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो मैं आगे 1970 का दशक जो है मैं अगली वीडियो में साथ लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इन्फॉर्मेटिव तो है ही है क्योंकि इससे मैंने बहुत ही जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनको ऐड किया है, तो इसे शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।